बुलेटिन में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से आरजीकर कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले की जांच कोलकाता पुलिस से ट्रांसफर करने के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। पीठ ने पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज करने में देरी करने के तर्क पर सवाल उठाया था। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक आरोप लगाए जाने लगे हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पुलिस को 7 दिन की समय सीमा देने और मामले को सीबीआई को सौंपने में देरी पर सवाल उठाए। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है? ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है। ममता बनर्जी जी, आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पूरे देश में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर घर घर तिरंगे लगाए जा रहे हैं। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा द्वारा अल्प प्रवास पर अमानगंज पवई पहुंचकर तिरंगा फहराया और भारत माता की जयकारे लगाए। इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा द्वारा नगर में तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान एसडीएम के प्रभार पर होने का सवाल पत्रकारों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए अस्थायी एसडीएम आने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगे का अभियान लिया है। हमारा युवा मोर्चा, नौजवान साथी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। और इन तिरंगा यात्राओं में जो जोश और जुनून दिखाई दे रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देशभक्ति का जज्बा आज नौजवानों में पैदा हो रहा है। इसलिए आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र में पन्ना, पवई, अभी कटनी भी जा रहा हूँ।
यहाँ हमारे कार्यकर्ता भाई प्रसन्न जी के घर हर घर तिरंगा अभियान में मैंने भी तिरंगा लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी द्वारा महापुरुषों की प्रतिमा के आसपास स्वच्छता अभियान और महापुरुषों एवं भारत माता के वीर सपूतों की प्रतिमाओं और स्मारकों पर माल्यार्पण कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में जय स्तंभ चौराहा, बापू पार्क और शास्त्री पार्क पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा महापुरुषों की प्रतिमाओं एवं स्मारकों पर माल्यार्पण कार्यक्रम करते हुए बापू पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और शास्त्री पार्क स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शाजापुर कोतवाली थाने में 13 अगस्त 2023 को एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 10,01,378 रुपए की शराब जब्त की गई थी। यह शराब अवैध रूप से बेची जा रही थी और पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर शराब नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम उपस्थित रहे और शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया की देखरेख की। इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और समाज में शराब के दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी। ये प्रकरण कोतवाली थाने का है, जो कि 2014 में अवैध शराब जब्त की गई थी। उसी का न्यायालय द्वारा आदेश पारित होकर के राजपथ कार्रवाई की गई और आज नष्टीकरण की कार्रवाई समिति के समक्ष की गई। वहीं लखनऊ के हजरतगंज में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। साथ ही विभाजन की विभीषिका के आंदोलन को लेकर पटेल प्रतिमा से लेकर लोक भवन तक पैदल मौन मार्च किया गया। वहीं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में जो हुआ था वही अब पाकिस्तान में हो रहा है, वही बांग्लादेश में हो रहा है, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सीएम योगी ने कहा कि उस समय 10 लाख हिंदुओं को एक साथ मार दिया गया था और आज भी वही आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और वही बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास की इन गलतियों से हम कब सबक लेंगे। जो 1947 में हुआ था वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखें जो 1947 में हुआ था। वहीं रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शहर के सामुदायिक केंद्र रतापुर चौराहे पर स्थित आयोजित विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अपने प्राण गंवाने वाले, विस्थापन का दर्द झेलने वाले और लाखों भारतवासियों को नमन किया गया। भारत का विभाजन मानव विस्थापन और जबरन पलायन की एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों लोगों ने ऐसे वातावरण में नए घर तलाशे जो उनके लिए अजनबी और प्रतिरोधी थे। आस्था और धर्म पर आधारित हिंसक विभाजन की कहानी होने के साथ साथ एक ऐसी कहानी भी है कि कैसे एक जीवन शैली और सह अस्तित्व अचानक समाप्त हो गया, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से जहां हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा,
वहीं अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन्हीं लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने स्कूल की छात्राओं के साथ प्रदर्शनी को देखा। वहीं सभी जनपद वासियों से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी को देखने का आग्रह भी किया। हम लोग अभी सभी यहाँ पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पे सूचना विभाग के माध्यम से जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके प्रांगण में है। यहाँ पर इस प्रदर्शनी को बहुत अच्छे ढंग से लगाया गया है और आज मेरे साथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य स्कूली बच्चों के द्वारा भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया है और सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगी कि इस प्रदर्शनी को ज़रूर आएँ और इसका अवलोकन करें। इसको कम्युनिटी सेंटर RDA का जो रतापुर में स्थित है वहाँ पर लगाया गया है। रायबरेली में जल निगम के द्वारा अमृत योजना के तहत डाली जा रही सीवर लाइन में हो रही अनियमितता के चलते शहर के लोगों को हो रही परेशानी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने दर्जनों सभासदों के साथ जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मोर्चा खोला। नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने बताया कि अमृत योजना के तहत शहर में नई सीवर लाइन का काम चल रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम के ठेकेदारों के द्वारा सड़कें खोद दी जाती हैं और उसकी रिपेयरिंग नहीं की जाती, जिससे लोग गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल निगम अधिकारियों की मनमानी पर लगाम नहीं लगाई जाती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, समस्या जो है जनता की हित की समस्या है। जनता ने नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों को चुना है और जल निगम द्वारा जो अमृत योजना जिसका नाम दिया गया है, अमृत योजना के तहत सीवर लाइन एवं पाइपलाइन जो डाली गई है वो उसके वजह से शहर में बहुत ज़्यादा हर सभी वार्डों में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। जो जल निगम ने खोद दिया है, खोदने के बाद में उसमें रिपेयरिंग का कार्य कायदे से नहीं करती हैं, नालियां भी ध्वस्त हो जाती हैं, वाटर सप्लाई भी टूट जाती है। इससे लेकर के हमारे वार्डों की जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और हम लोग जल निगम के अधिकारियों से जब बात करते हैं तो केवल आश्वासन देते हैं, उस आश्वासन के नाम पर एक कुछ भी नहीं करते हैं। इस वजह से वहाँ के अधिकारियों से बात करते पड़ते जब हम लोग थक गए, मैं स्वयं बात करता था और हमारे सभासद भी कई बार कार्यालय गए, लेकिन उससे कुछ उन लोगों के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। तब मैं जिलाधिकारी महोदया जी को एक ज्ञापन देने आया हूं, उनको अवगत कराने आया हूं कि जल निगम विभाग के खिलाफ जांच कराई जाए और उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर बीजेपी के पार्षदों ने अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर बांग्लादेश में हुई अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या और साथ ही जनप्रतिनिधि काजल राय और आराधना राय जैसे जनप्रतिनिधि पार्षदों की हत्या को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और घटना को निंदनीय बताया। साथ ही बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल माननीय उपसभापति कुलदीप पांडे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों द्वारा बांग्लादेश में हुई अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या और साथ ही जनप्रतिनिधि काजल राय और आराधना राय जैसे जनप्रतिनिधि पार्षदों की हत्या को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम महोदय जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिससे जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इस घटना को करने वाले बांग्लादेश में जो भी आतंकी हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने ना अधिकारियों को छोड़ा, ना जनप्रतिनिधियों को छोड़ा, ना वहाँ पे बच्चों को छोड़ा, ना महिलाओं को छोड़ा, ना पुरुष को छोड़ा, किसी को जिनकी इतनी बुरी तरह से बलात्कार, आगजनी, लूट, हत्या जैसे ये घटनाएं हुई हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, रोक लगाई जाए और ऐसा नियम और कानून बनाया जाए जिससे कि इस तरह की घटना कभी भी किसी भी देश में दोबारा ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। जेसीबी की मदद से करोड़ों की सरकारी जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया गया। मामला शहर के राजस्व ग्राम रतापुर गांव का है, जहां गाटा संख्या 389 लगभग 4 विस्वा जमीन जो सरकारी अभिलेखों में चारगाह दर्ज है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, जिस पर कुछ स्थानीय भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, जिसको तहसीलदार अनिल पाठक के नेतृत्व में
तहसील प्रशासन और पुलिस बल के साथ जेसीबी की मदद से तोड़कर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया गया। जो ज़मीनों पे अवैध कब्जे की जहाँ तक बात है, तो जो भी शिकायतें हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, और वैसे भी हम लोगों ने टीम बना के लगातार जब सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जे हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कर लगातार कराया जा रहा है और सरकारी ज़मीनों को मुक्त करा के उनका फिर यूज़ किया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज भी रतापुर में घाटा संख्या 389 जो चारागाह की भूमि थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने उसमें अवैध रास्ता बना लिया था, उसको खाली कराया गया है और इस तरीके के जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार जनपद में चल रही हैं और अधिक से अधिक जो लैंड बैंक है हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच सकें और जो उसमें भूमियों की आवश्यकता होती है आवश्यकताओं की पूर्ति अपने लैंड बैंक से कर सकें। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अपने चाचा के कैंसर का इलाज कराने आए एक युवक के साथ उसके ही रिश्तेदार ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी रिश्तेदार को जैसे ही पता चला कि युवक इलाज के लिए अपने साथ 10 लाख रुपए लाया है और यह रुपए उसने अपने बैग में रखे हैं, उसकी नीयत खराब हो गई। वह लगातार रुपए के बैग पर ही घात लगाए बैठा रहा। जैसे ही युवक ने रुपए के बैग को गाड़ी में रखा, आरोपी रिश्तेदार वह बैग लेकर भाग निकला और देखते ही देखते मौके से गायब हो गया। घटना बन्ना देवी थाना क्षेत्र के मसूदाबाद इलाके की है। इसके बाद पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ तहरीर दी है। अच्छा, ये कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे आप? सर मैं अपने गांव हाथरस से ही आया था, यहीं इलाज कराने आया था अपने चाचा का। किसका इलाज कराना? मेरे चाचा का कैंसर का। चाचा का नीरज शर्मा। अच्छा, कितना क्या हुआ आपके साथ घटना का? सर मेरा वो बैग और मेरा फ़ोन वॉलेट सब कुछ चोरी हो गया सर। और एक मतलब वो उनका कोई जानकार था या क्या है, वो लेके भाग गया है सर। वो गाड़ी में बैठा था, 2 मिनट में लेके भाग गया वो और गली में घुस गया। मैं उसके पीछे भागा सर। 9,95,000 थे टोटल। 9,95,000। हाँ। तो किसके जानने वाला था, किसने बुलाया था? सर मेरे चाचा का ही था। चाचा का इलाज कराने के लिए आए थे? हाँ। चाचा कहाँ के? सर गाँव के हैं। आपके? ये घटना कौन सी जगह की है? सर यहीं की है, था ये बस स्टैंड से पीछे की, मसूदाबाद बस स्टैंड से। अच्छा, थाना बन्ना देवी का ये एक प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी कि वह अपने चाचा का इलाज कराने के लिए 9,95,000 रुपये लेकर हाथरस से गाड़ी से अलीगढ़ आया तथा चाचा चाची के साथ मसूदाबाद आया। पीड़ित का भाई भी मौके पर मौजूद था। पीड़ित की चाची के बहन के ससुर ने अपने पास इलाज हेतु बुलाया था। चाची की बहन के ससुर द्वारा गाड़ी में बैठकर तथा उन्हें बातों में उलझाकर रुपए लेकर भाग जाने का आरोप लगाया गया, जिसमें पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया आपसी लेन देन का विवाद का मामला प्रतीत हो रहा है, क्योंकि रुपये ले जाने वाला इन्हीं का परिवारी है तथा मकान व जमीन को लेकर बातचीत चल रही थी। घटना के संबंध में कुछ भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं जो निराधार प्रतीत हो रही हैं। थाना बन्ना देवी का ये एक प्रकरण प्रकाश। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।